अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़फ़र सईद ज़फ़रनामा के साथ। नाजरीन, 2-3 दिन छुट्टियां रही हैं, सैटरडे संडे ऑफ था, आपके हाज़िर खिदमत नहीं हो सका, उसके लिए माज़रत खा हूँ। अब हम फिर से दोबारा सिलसिला शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम बता रहे थे कि कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुई हैं इस खत्ते में और कैसे कैसे अमेरिका अपने तहादियों को लाइंड अप कर रहा है, क्या क्या सख्तबंदी मतवक्को है। इस सिलसिले में जो खबरें चल रही हैं वो आप सब लोग किसी ना किसी तरह से उससे बाखबर हैं। नाज़रीन, एक और एंगल आज लेते हैं। जैसे मैंने सबसे पहली वीडियो में कहा था कि ये जो आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग है, ये कोई बहुत बड़ी जंग नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं करने जा रही कि इससे वर्ल्ड वार 3 का खतरा फूट पड़ेगा और पता नहीं क्या क्या टर्मोइल इस वर्ल्ड ऑर्डर में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका एक बड़ा अजीब एंगल सामने आया है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने दोनों को बुला लिया और उन्होंने कहा जी सख्तबंदी करें, सीज फायर करें और फिर मामला आगे लेके चलते हैं। तो उसकी कुछ वजूहात हैं। देखें, आज़रबाईजान और टर्की बाकायदा अलाए थे। आर्मीनिया को कोई ख़ास अलायंस नज़र नहीं आया, कोई उसकी बैकअप पे नहीं था, कोई यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन या कोई और बड़ी ताकत दुनिया की। ईरान जो था वो कहने को तो न्यूट्रल था, लेकिन उसकी नज़रें बहरहाल बड़ी सख्ती से लगी हुई थी कि ये क्या हो रहा है। वो बड़ी क्लोज वॉच के साथ इस सारी फील्ड को देख रहा था। लेकिन एक चीज़ हैरान कुन है कि जो आज़रबाईजान जंग लड़ रहा था, वो जंग लड़ रहा था इसराइली असलहे पे। तो देखने को तो आज़रबाईजान एक बाकायदा मुस्लिम कंट्री है और शिया मेजॉरिटी कंट्री है, लेकिन उसको सपोर्ट कर रहा है असलहा से इसराइल। जबकि दूसरी साइड पे देखा जाए तो आर्मीनिया जो है वो एक बाकायदा क्रिश्चियन कंट्री है और उसमें भी उसको देखने में ज़ाहिर तो यही लगना चाहिए था, लेकिन ये एक हैरान कुन काम हुआ है। इसीलिए ईरान ने अपनी आंखें जो है ना वो ज़्यादा खोल के, ज़्यादा वजाहत से देखना शुरू किया, अपने कान खोले उन्होंने कि ये हो क्या रहा है, ये अलायंस किस तरफ जा रहा है, ये कोई हमारे साथ गेम तो नहीं होने जा रही, मुस्तकबिल का कोई ऐसा नक्शा तो नहीं बन रहा। बहरहाल अभी ये एक गेम चल रही है। दूसरी साइड पे मैंने आपको बताया था कि जापान में जो एक 4 मुल्की कॉन्फ्रेंस हुई है वज़ीर ख़ारजा की, जिसमें अमेरिका ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि चाइना को आड़े हाथों लें और ये सारा मामला, चूँकि जापान में गवर्नमेंट बदली है, रजीम बदली है, शिंजो गवर्नमेंट गई है और शुगा गवर्नमेंट आई है। तो शुगा गवर्नमेंट को उन्होंने भांपा जैसे वो ऐसे लग रहा है कि ये चाइना के अलाय बनने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये बात दुरुस्त है। आपको मैं ये खुशखबरी दे रहा हूँ कि जापान ने अपने बहुत अरसे बाद अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीविजिट किया और उन्होंने अपने तहादियों को देखना शुरू किया कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारे हालात किसके हक में हम जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। तो इस मामले में एक डेवलपमेंट ये हुई है कि उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में या उसके एलामिये में या जो मुश्तरका एलामिया था उसमें चाइना के खिलाफ कोई बात करने से इनकार कर दिया है। आल्दो कि इंडिया भी बड़ा मुहतात रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा मुहतात रहा है, लेकिन चूंकि ये जापान इसका होस्ट था, मेज़बान था, तो दुनिया की उम्मीदें भी यही लगी हुई थी, नज़रें भी लगी हुई थी कि जापान पता नहीं अब क्या पॉलिसी अनाउंस करेगा। तो ये चाइना के लिए एक बड़ा रिलीफ साबित हुआ है। दूसरी साइड पे जब अमेरिका ने देखा है कि जापान से वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आए, तो मायूस होते हुए नज़र आए हैं, तो उन्होंने इंडिया के साथ अपने तल्लुकात मज़ीद बढ़ा दिए। तल्लुकात बढ़ा दिए। आप सोचेंगे कि ये क्या बात हो रही है। पिछले दिनों तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो जरीदा है उसने तो इंडिया को सरे फहरिस्त दहशतगर्द मुल्क करार दिया और उन्होंने कहा जी इसके IS के साथ भी रिलेशनशिप्स हैं, इसके अलकायदा के साथ भी रिलेशनशिप्स हैं, इसराइल श्रीलंका में जो दहशतगर्दी हुई उसको भी इंडियन बैकअप था। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप सोचेंगे कि ये कैसे उन्होंने अपने तल्लुकात बढ़ा दिए। तो ये अमेरिका का दस्तूर है, ये अमेरिका का बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एजेंडा है। वो स्टिक एंड कैरेट यूज करते हैं, वो कभी भी एक पॉलिसी के साथ नहीं जाते, वो हमेशा थोड़ा सा डराते हैं, थोड़ा सा प्यार करते हैं। तो उन्होंने अमेरिका ने इंडिया को हर तरह से ट्रैप करना शुरू कर दिया। और आप जानते हैं कि जो इस वक्त इंडिया है उसके अंदरूनी हालात कुछ यूं है कि इंडिया एक फाशिस्ट रजीम के हाथों में खेल रहा है, जो कभी दावा किया करता था कि मैं एक सेकुलर कंट्री हूँ। तो अब उसकी वो जो सेकुलरिटी थी, जो उसकी प्लूरलिटी थी, वो जो उसकी एक गुडविल थी दुनिया की नज़र में एक बहुत बड़ी जमहूरियत की, वो अब डैमेज होती नज़र आ रही, क्योंकि वहाँ पे एक हिंदू फाशिस्ट गवर्नमेंट है जो किसी सूरत पे किसी माइनॉरिटी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है।
تو آلدو یہ پاکستان کے لیے اچھا سائن ہے، گڈ سائن ہے، لیکن ان دی لانگر رن یہ بہرحال نقصان بھی ثابت ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے میں، خاص طور پہ انڈیا میں اور افغانستان میں، یہاں پہ امن ہو. تو افغانستان میں تو امن ہوتا نظر آ رہا ہے، پاکستان کی کوششیں اس میں رنگ لا رہی ہیں، چائنا بھی اس میں بہت زیادہ بڑا شریک بن گیا، امریکہ وہاں سے دم دبا کے بھاگنا چاہتا ہے. لیکن انڈیا کے حالات اب کنٹرول میں نہیں رہے. انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سے امریکہ وہاں پہ اپنی انویژن کر رہا ہے، جس طرح سے ان لوگوں نے اپنا بہت بڑا سفارت خانہ بھی ایک کھولنا شروع کر دیا ہے دہلی میں، آلریڈی بھی تھا لیکن اب انہوں نے بہت ایکسپینڈ کر دیا. تو اس سے یوں ثابت ہو رہا ہے جیسے امریکہ انڈیا الائنس جو ہے یہ ایک انہولی الائنس بننے جا رہا ہے، اور یہ کوئی انڈیا کے لیے بہت اچھا نہیں ہوگا. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہینری کسنجر کا وہ جملہ، ہماری دوستی بھی اچھی نہیں ہے، ہماری دشمنی بھی اچھی نہیں ہے. تو ناظرین اب یہ ایک دنیا نیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے. اب دنیا میں یہ ایک عجیب صورتحال نظر آئے گی کہ دنیا کی سب سے بڑا جو ڈیموکریسی کا علم بردار ہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی سو کالڈ ڈیموکریسی جو کہ اب فاشسٹ ہندو اسٹیٹ بننے جا رہی ہے، اس کا الائنس ہونے جا رہا ہے. تو دیکھتے ہیں اب حالات کس کروٹ بدلتے ہیں، کیا لیتے ہیں حالات، کس طرف جاتے ہیں. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سا سین بن گیا جو میری نظر میں کم از کم آنے والے دنوں میں جو لوگ انٹرنیشنل ریلیشنز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا معمہ ہے. تو دیکھتے ہیں یہ کیسے سٹوری انفولڈ ہوتی ہے. اسٹے ٹیون.